हाँ तो बच्चों पिछले टॉपिक में हमने रासायनिक साम्य के बारे में बात की थी, वो अपना कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अब बात करते हैं हम आयनिक साम्य के बारे में। अगला अपना नया लेसन है आयनिक साम्य, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आयनिक साम्य में हम जनरली क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओस्टवाल्ड नियम। ओस्टवाल्ड नियम, उसके बाद में अपन बात करेंगे अम्ल और क्षार के वियोजन की, अम्ल और क्षार के वियोजन की। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर लवणों के वियोजन की, लवणों के वियोजन की। फिर अपना अंतिम टॉपिक रहेगा यहाँ पर बफर विलयन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरली 4 प्रकार के टॉपिक्स होते हैं, मोस्ट टॉपिक यही है। एक ओस्टवाल्ड नियम होता है अपना, एक अम्ल क्षार वियोजन होता है, एक लवणों का वियोजन होता है, और अंत में अपना एक टॉपिक रहेगा बफर विलयन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ओस्टवाल्ड नियम के बारे में समझाता हूँ। इसको समझने से पहले अपने को कुछ एक्स्ट्रा में कुछ चीजें अपने को याद रखनी है ना, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि सोल्ट क्या होते हैं, है ना, क्या बोल दो आप, है ना। विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करते हैं कि विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है। एक होता है बेटा विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, और एक आपको पता होता है विद्युत अनअपघट्य। एक होता है विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उस किसी भी पदार्थ को अगर आपने किसमें घोल दिया, पानी में, किसमें घोल दिया, पानी में, और यदि किसी पदार्थ को पानी में घोलने पर वो पदार्थ अपने आयनों में ना टूटे, धनायन और ऋणायन में नहीं टूटता है, तो फिर वो होगा विद्युत अनअपघट्य। क्या होगा, विद्युत अनअपघट्य। और यदि किसी पदार्थ को पानी में, जल में घोलने पर वो यदि अपने आयनों यानी धनायन और ऋणायन में टूट जाए, तो फिर वो कहलाएगा अपने पास विद्युत अपघट्य। क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य। तो समझ आ गई बात। तो यानी किसी भी पदार्थ को जल में घोलने पर, पानी में घोलने पर जब वो अपने आयनों में नहीं टूटता, आयन का मतलब धनायन और ऋणायन में नहीं टूटता, तो विद्युत अनअपघट्य। और जब टूट जाता है तो फिर वो कहलाएगा विद्युत अपघट्य। अब ये जो विद्युत अपघट्य है ना, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य और एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। तो अपने पास विद्युत अपघट्य 2 प्रकार का हो गया। एक तो हो गया प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, और एक अपने पास होगा दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्य भी आयनों में तो टूटता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य भी आयनों में तो टूटता है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है ना, वो 100% आयनों में टूट जाते हैं। समझ आ रही है बात, वो अपने आयनों में 100% टूट जाएंगे, यानी सभी के सभी आयन्स अपने अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो कभी भी 100% आयनों में नहीं टूटता। समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये 100% आयनों में टूट जाएगा, ये अपने आयनों में 100% नहीं टूटता है। 100% आयनों में टूटने का मतलब हो गया कि यहाँ पर इनका जो वियोजन है अल्फा, अल्फा को कहते हैं वियोजन की मात्रा, वो बराबर रहेगा 100%। 100% का मतलब क्या हो गया, 100/100 बराबर 1। समझ आ रही है बात। प्रतिशत, किसी भी चीज की प्रतिशत लगी हुई हो तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, उस प्रतिशत को हटा के बटे में 100 लगा देते हैं। 100% प्रतिशत को हटाए बटे में 100 लगाए तो 100/100 बराबर 1। तो इसका मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा, अल्फा का मतलब होता है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। ये कितनी होती है, 100% होती है, यानी अल्फा का मान 1 होता है। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं इनके लिए अल्फा का मान, जो वियोजन की मात्रा, को 100% नहीं होती, इससे कम ही होती है। इससे क्या होगी, कम होगी। और अगर कम होगी तो इसका मतलब अल्फा का मान लेस देन 1 आएगा, यानी 1 से क्या आएगा, कम आएगा। 1 से क्या होगा, कम।
तो परबल विद्युत अपघट्टों के लिए वियोजन की मात्रा 100% होती है, यानी अल्फा का मान 1 होता है। और दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए वियोजन की मात्रा 100% नहीं होती, इससे क्या होती है, कम होती है। और कम होने का मतलब यहाँ पर वियोजन की मात्रा अल्फा का मान 1 से क्या होगा, कम होगा। अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की। ये सबसे मोस्ट अपना ये टॉपिक है ना, परबल विद्युत अपघट्टों की और दुर्बल विद्युत अपघट्टों के उदाहरण। आपको क्या करना, सबसे पहले अपने को परबल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण याद करने, अपने को केवल और केवल परबल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण याद करने। जो परबल विद्युत अपघट्ट का उदाहरण नहीं होगा वो किसका हो जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट का। तो अपने को वो वाले याद करने, इनको याद करना ही नहीं। ये बस जो परबल विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है मैं लिखा रहा हूं ना, वही होते हैं, इनके अलावा होता ही नहीं। और इनके अलावा कोई भी दूसरा दिख जाएगा तो आप क्या मान करके चलोगे, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, ये मान करके चलोगे। परबल विद्युत अपघट्ट में कौन कौन आता है, एक तो आता है परबल अम्ल, परबल अम्ल। अब परबल अम्ल कौन कौन से हैं वो अपने को याद रखना। एक तो हो गया HNO3, एक हो गया HClO4, एक हो गया H2SO4, ठीक है, HNO3, HClO4, H2SO4। एक हो गया HF, देखो HF, HCl, HBr और HI, इनमें से HF को छोड़ दो, बाकी तीनों है, यानी HCl भी है, HBr भी है और HI भी है। HF को छोड़ दो, बाकी HCl, HBr, HI तीनों की तीनों क्या होते हैं, परबल होते हैं। HF परबल नहीं होता, तो ये सारे के सारे परबल अम्ल आ गए। अब इनके अलावा कोई भी दूसरा दिख जाएगा आपको तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल, ठीक है। तो परबल अम्ल हो गया। दूसरा है परबल क्षार, परबल क्षार। परबल क्षार कौन कौन से हैं, देखो हेलिमेथ्रियम से पर्याप्त में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आता ना, उसमें लिथियम का हाइड्रोक्साइड छोड़ दो, बाकी सारों के ले लो, जैसे NaOH, KOH, RbOH, सीजियम OH, ठीक है ना। लिथियम वाला हाइड्रोक्साइड छोड़ देना, बाकी चारों के ले लेने, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, चारों के हाइड्रोक्साइड ले ली। दूसरे वर्ग में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इनमें चारों के छोड़ दो, नीचे वाला ले लो, यानी BaOH2, बेरियम हाइड्रोक्साइड। यही परबल क्षार होते हैं। इनके अलावा जितने भी आगे सारे के सारे दुर्बल क्षार है। परबल क्षार कौन कौन से हैं, लिथियम को छोड़ दो, बाकी सोडियम से लेकर के सीजियम तक के हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, RbO, CgMOH। और सेकंड वर्ग में केवल इनको छोड़ दो, चारों को छोड़ दो, केवल और केवल नीचे वाला लेना, यानी BaOH2। ये सारे के सारे क्या, परबल क्षार। और तीसरा आ गया लवण। कौन, लवण। अधिकतर लवण भी क्या होते हैं, परबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, AlCl3 हो गया, ठीक है, ZnSO4 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, लवण है। तो लवण भी क्या होते हैं, परबल विद्युत अपघट्ट होते हैं। तो परबल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण कौन कौन होंगे, परबल अम्ल, परबल क्षार और लवण। और ये सारे के सारे जो है वो परबल विद्युत अपघट्ट है। और इन सभी के लिए अल्फा का मान क्या होगा, 100%, यानी 1 के बराबर होगा, वो 100% टूट जाएंगे। दुर्बल की बात करें तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कौन कौन होंगे, एक तो गया दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल जो भी परबल नहीं है वो सारे के सारे दुर्बल हो गए, यही परबल है। इनके अलावा जो भी दिख जाए ना दुर्बल अम्ल, जैसे मैंने लिख दिया HCl, देखा क्या उनमें नहीं है ना, उनमें से इसका मतलब ये दुर्बल है। मैंने लिख दिया HCOH, उनमें से नहीं है, इसका मतलब ये दुर्बल है। मैंने लिख दिया मान लो CH3COH, उनमें से नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, दुर्बल है। तो जो भी इनमें अम्ल नहीं है, इनमें से कोई सा भी अम्ल, इसके अलावा जो भी अम्ल आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, दुर्बल ही होंगे। दूसरा क्या हो गया, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। हाँ, इनमें से इनके अलावा जितने भी क्षार है दुर्बल क्षार है, जैसे मैंने लिख दिया NH4OH, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला, ये दुर्बल क्षार है, ध्यान रखना। हाँ, AlOH3, ये भी क्या है, दुर्बल क्षार। तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार जो है वो क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं। और जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं उनके लिए वियोजन की मात्रा जो है वो 100% नहीं होती, अल्फा का मान 1 से क्या होता है, कम होता है। तो विद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के हो गए, प्रबल और दुर्बल। अंतर क्या है कि प्रबल तो 100% टूट जाते हैं और दुर्बल 100% नहीं टूटते। ये अपने को याद रखना, और प्रबल और दुर्बल के उदाहरण याद रखने, और दुर्बल के उदाहरण अपने को याद नहीं करना, अपने को प्रबल के याद करने। जो भी प्रबल नहीं होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, ठीक है।
अब इसके बाद में अपन बात करते हैं ओस्टवाल्ड नियम की। ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम। ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम देखो, सबसे पहला मोस्ट पॉइंट कि ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम किस पर लागू होता है, तो ये केवल लागू होता है दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर। दुर्बल विद्युत अपघट्य। ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम कभी भी विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होगा और ना ही ये प्रबल विद्युत अपघट्य पर लागू होगा। ओस्टवाल्ड तन्यता नियम जो है वो केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर ही लागू होता है। किस पर लागू होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। पहली बात ये होगी। दूसरा पॉइंट कि ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम होता क्या है, तो ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम क्या कहता है, ये नियम बोलता है कि जब आप किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो जब आप किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की तन्यता, विलयन की तन्यता का मतलब जानेंगे ना, उसमें जल मिलाते जा रहे हैं। तो जब आप किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की तन्यता को बढ़ाते हैं, तो उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की तन्यता को बढ़ाने पर उसके वियोजन की मात्रा बढ़ती है। उसके वियोजन का मतलब वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा को किससे दर्शाया जाता है? अल्फा से। वो क्या होती है? बढ़ती है। समझ आई बात? देखो अल्फा प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो अल्फा वैसे ही क्या होता है? 100% होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो अल्फा 100% है। तो आप उसको चाहे और कितना ही तनु करो, वो पहले से पूरी तरीके से टूटा हुआ है। प्रबल विद्युत अपघट्य तो पहले से पूरी तरीके से टूटा हुआ है। तो फिर आप तनुता बढ़ा के क्या करोगे? तनुता बढ़ाओगे तो भी तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य में अल्फा 100% नहीं होता, वो पहले से पूरी तरीके से नहीं टूटा हुआ होता। तो जब आप दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाते हो ना, तो जब तनुता बढ़ाओगे तो उसके वियोजन की जो मात्रा है वो पहले 100% नहीं होती, वो पहले 100% से कम होती है। तो जैसे जैसे आप तनुता को बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी अल्फा की मात्रा भी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। इसे हम क्या कहते हैं? ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम। क्या कहते हैं? ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम। इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया। मैंने एक विद्युत अपघट्य लिया AB प्रकार का, एक विद्युत अपघट्य AB प्रकार का, जहां मैंने लिखा AQ का मतलब है एक्वेटिक, जलीय। ठीक है। जब ये AB प्रकार का विद्युत अपघट्य आप पानी में घोलोगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। ये अपने आयनों में टूटेगा A+ और B-। ये दो प्रकार के आयन है यहाँ पर। ये भी एक जलीय रहेगा और ये भी कैसा रह जाएगा? जलीय। तो एक विद्युत अपघट्य AQ का मतलब तो यहाँ पर जलीय है, एक्वेटिक है। एक AB प्रकार का विद्युत अपघट्य दुर्बल, प्रबल नहीं, दुर्बल, क्योंकि दुर्बल को ही समझाता है ये नियम। तो एक दुर्बल प्रकार का विद्युत अपघट्य AB, जब इसको जल में घोलेंगे तो ये A+ और B- प्रकार के आयनों में टूट जाएगा। अब देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया में ये वाला जो AB है वो तो क्या हो गया? अभिकारक। और ये क्या हो गए? उत्पाद। ये दोनों क्या हो गए? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ये जो एरो है ना, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं और राइट हैंड साइड में क्या होता है? उत्पाद। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में केवल और केवल क्या होते हैं? अभिकारक, है ना। प्रारंभ में अभिकारक होते हैं। तो मैं मान लेता हूं यहाँ अभिकारकों की सांद्रता है C यहाँ पर क्या है? इन अभिकारकों की सांद्रता। तो प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? 0। इसकी भी क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। अब T समय पर, या बोल दो साम्य पर, है ना, या बोल दो कुछ समय बाद, कुछ समय बाद बोल दो, T समय पर बोल दो, या फिर आप कह दो साम्य पर। इसमें से कुछ मोल टूटेंगे और टूट करके कुछ इसका बनाएंगे और कुछ इसका बनाएंगे। ऐसा होता है ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में अभिकारक होते हैं,
फिर अभिकारक प्रारंभ में होते हैं, उत्पाद दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं उत्पाद प्रारंभ में। फिर कुछ समय बाद अभिकारकों का कुछ भाग टूटता है, वियोजित होता है, और वो भाग टूट करके उत्पाद का क्या करने लगता है, निर्माण करने लगता है। तो यहाँ पर ये जो C है इसमें से कुछ भाग वियोजित होगा, और वियोजन की मात्रा को हम किससे दर्शाते हैं, X से, वियोजित मोल, सॉरी वियोजन की मात्रा है वियोजित मोल, ये X यहाँ पर वियोजित मोल है। तो C में से X टूटेगा, और जब X टूटेगा तो इसका भी X बनेगा और इसका भी X। तो मैं कल बताया था मैंने कि इसमें से X टूटेगा तो इसका भी X ही बन रहा है, क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी 1 है और इसका भी 1 है, इसका भी क्या बनेगा, X ही बनेगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के क्या बराबर है। तो इस C में से कुछ समय बाद में X मोल क्या होंगे, वियोजित होंगे, और वियोजित होकर के X मोल इसका बनाएंगे और X मोल ही इसका बनाएंगे। अब तुम्हें एक चीज और समझा रहा हूं, देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास वियोजन की मात्रा, और इसको दर्शाते हैं अल्फा से, वो बराबर होती है वियोजित मोल, और वियोजित मोल क्या होता है, X अपॉन प्रारंभिक मोल। और यहाँ पर जो प्रारंभिक मोल है वो क्या है, C है, प्रारंभिक सांद्रता जो है वो क्या है, C है, तो ये C हो गई। समझ रही मैं क्या कर रहा हूं, एक फॉर्मूला होता है वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित मोल बटा प्रारंभिक मोल। प्रारंभ में कितना लिया है मैंने, C लिया ना, तो प्रारंभिक मोल C हो गया। वियोजन की मात्रा को किससे दर्शाते हैं, अल्फा से, और वियोजित मोल क्या होते हैं, X यहाँ पर वियोजित मोल है। तो यहाँ से बताओ X बराबर क्या जाएगा, C अल्फा, क्या जाएगा, C अल्फा, वो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा C माइनस C अल्फा, ये भी C अल्फा और ये भी C अल्फा। क्लियर है। अब देखो अगली बात करते हैं, मैं मान लेता हूं कि इस रासायनिक अभिक्रिया का वियोजनीय स्थिरांक है K, क्या है K इसका वियोजनीय स्थिरांक है। तो यहां से अपने पास बताओ K बराबर वियोजनीय स्थिरांक K बराबर क्या हो जाएगा, बताओ K बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। तो ये दोनों उत्पाद है तो इनकी सांद्रता बटा इसकी सांद्रता, इनकी सांद्रता यही तो है सामने पर कुछ समय बाद, या बोल दो सामने पर, समझ आ रही बात, मैंने बोला था ना, या तो बोल दो कुछ समय बाद, सामने पर बोल दो, या T समय बाद बोल दो। तो K बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की, उत्पाद ये दोनों, इसकी सांद्रता क्या है C अल्फा, गुणा इसकी सांद्रता भी क्या है C अल्फा, बटा उसकी सांद्रता क्या है कुछ समय बाद C माइनस C अल्फा। तो यहाँ से K बराबर बन गया अपने पास C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C और C स्क्वायर हो गया, अल्फा और अल्फा स्क्वायर हो गया अपॉन C माइनस C अल्फा। अब मैं यहाँ पर C को कॉमन ले लेता हूँ, तो K बराबर बन जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C को कॉमन ले लोगे तो ये बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस x अल्फा। समझ रही बात, C से C कट गया, अब C से C कैंसिल हो गया, तो C से C कट गया, तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला बन गया K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये बन गया। यदि अल्फा का मान 1 से बहुत कम है, यदि अल्फा का जो मान है वो 1 से क्या है बहुत कम है, यानी अल्फा बराबर 1% से 30% तक हो। समझ आई मेरी बात, अल्फा का मान 1 से बहुत कम है, यानी अल्फा बराबर 1% से 30% तक हो, तो फिर यहाँ पर जो 1 माइनस अल्फा है ना, वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा 1 के। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि अल्फा का मान जो ना वो 1% से बहुत कम है ना, यानी 1% से 30% के अंदर ही हो, तो फिर 1 माइनस अल्फा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास K बराबर C अल्फा स्क्वायर, क्या बन जाएगा K बराबर C अल्फा स्क्वायर। ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया K बराबर C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो K बराबर C अल्फा स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से C बराबर क्या आ जाएगा बताओ, C बराबर आ जाएगा K अपॉन अल्फा स्क्वायर, या बोल दो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा K अपॉन C, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अपने पास K अपॉन C। इसको और आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इसके रूट लग जाएगा, तो अल्फा बराबर रूट
के अपॉन सी। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं अच्छे से। देखो देखो अल्फा वियोजन की मात्रा है, के साम्य स्थिरांक और सी क्या है, सांद्रता। तो अल्फा जो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होगी ना, यानी सांद्रता बढ़ाओगे तो अल्फा घटेगा, ठीक है। और सांद्रता खुद तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सांद्रता तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सांद्रता बढ़ाओगे तो अल्फा तो घटेगा, लेकिन अगर आप तनुता बढ़ाओगे तो फिर अल्फा बढ़ेगा। अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। चलो इसको ऐसे समझ लो, आपको ये तो समझ आएगा ना, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अपॉन सी। अब देखो चूंकि सी व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 अपॉन वी, आयतन के, सांद्रता आयतन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसलिए यहां से अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा बराबर रूट के गुणा वी, क्योंकि सी की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1/v। यहाँ 1/v रखोगे तो v ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो अब यहां से देखो जो वियोजन की मात्रा वो रूट v के क्या हो गई, समानुपाती हुई कि नहीं। v का मतलब आयतन, आयतन कब बढ़ेगा, जब तनुता बढ़ाओगे। तो सांद्रता बढ़ाओगे तो अल्फा घटेगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन आप आयतन तनुता बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ेगा क्योंकि इसके ये समानुपाती। और यही तो ओस्टवाल्ड नियम था कि तनुता बढ़ाओगे तो वियोजन की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन अपने पास एक तो ये आएगा, अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन तो ये था कि ओस्टवाल्ड नियम के अनुसार ये किस पर लागू होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य पर। दूसरा, यहाँ पर जो वियोजन की मात्रा है अल्फा, वियोजन की मात्रा वो किस किस पर निर्भर करती है, एक तो सांद्रता पर, ठीक है। सांद्रता बढ़ाओगे तो फिर वियोजन की मात्रा क्या होगी, घटेगी। सांद्रता बढ़ाओगे तो वियोजन की मात्रा घटेगी। दूसरा तनुता, तनुता बोल दो या बोल दो आयतन, क्या बोल दो, आयतन, है ना। इनको बढ़ाओगे तो फिर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। दूसरी बात है निर्भर कैसे करती है, तो वियोजन की मात्रा सांद्रता की क्या होती है, रूट, है ना, यानी वर्ग मूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग के नहीं, वर्ग मूल के। वर्ग तो होता है सी स्क्वायर और वर्ग मूल क्या होता है, ये रूट। तो यहाँ पर जो वियोजन की मात्रा वो सांद्रता के वर्ग मूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यहाँ पर जो वियोजन की मात्रा है वो आयतन या तनुता के वर्ग मूल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये अपना ओस्टवाल्ड नियम हो गया, ठीक है।